आयुष्य पथ जब ज्ञान का दिया जले। ज्ञान सबके लिए, ज्ञान पर सबका अधिकार। आयुष्य पथ, आयुष्य पथ। आयुष्य पथ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है कि तनाव में या घबराहट में हमारी सांसें उखड़ने लगती हैं। बिल्कुल, जैसे जैसे सीने पर कोई बैठ गया हो। हाँ, बिल्कुल वही। तो क्या हो अगर मैं कहूँ कि इस समस्या का एक स्विच हमारे अपने ही हाथों में है। आज हम इसी रहस्य को एक तरह से सुलझाने जा रहे हैं कि कैसे कुछ साधारण हाथ के इशारे, जिन्हें हम मुद्राएं कहते हैं, हमारे फेफड़ों और दिमाग के बीच के कनेक्शन को रीसेट कर सकते हैं। हमारे पास योग और आयुर्वेद की कुछ पारंपरिक जानकारी है और साथ ही कुछ आधुनिक रिसर्च भी है जो इस पे थोड़ी रोशनी डालती है। बिल्कुल, और ये कोई आप कह सकते हैं जादू टोने की बात नहीं है। ये है शरीर के अपनी ही सिस्टम को समझने और उसे इस्तेमाल करने की एक बहुत ही प्राचीन कला है। आज हम यही देखेंगे कि इन साधारण से दिखने वाले इशारों के पीछे का विज्ञान आखिर है क्या और यह हमारे सांस लेने के तरीके को कैसे बदल सकता है। चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। जब हम मुद्रा शब्द सुनते हैं तो दिमाग में योग करते हुए किसी की तस्वीर आ जाती है। पर यह सिर्फ उंगलियों को एक खास तरीके से मोड़ना ही है या इससे कुछ ज्यादा भी है? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, मुद्रा संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है एक मोहर या खुशी देने वाली चीज। जी। योग की जो परंपरा है उसके अनुसार हमारा पूरा ब्रह्मांड और हमारा शरीर ये 5 तत्वों से बना है। आग, हवा, आकाश, धरती और पानी। अच्छा। और कमाल की बात यह है कि हमारी 5 उंगलियां इन्हीं 5 तत्वों से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, ये तो बड़ा दिलचस्प है। कौन सी उंगली किस तत्व से? आपका अंगूठा है अग्नि तत्व। अग्नि, ठीक है। तर्जनी यानी जो पहली उंगली है वो है वायु। बीच वाली उंगली मध्यमा, वो है आकाश। हाँ? अनामिका मतलब आपकी रिंग फिंगर, वो पृथ्वी है। और सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा, वो है जल तत्व। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं गई। आप कह रहे हैं कि सिर्फ उंगलियों को एक दूसरे से छूने से एक तरह का इलेक्ट्रिकल सर्किट बन सकता है? जी मतलब जैसा हमारे स्रोतों में भी बताया गया है, पर ये सुनने में थोड़ा सा, आप समझ रहे हैं ना, थोड़ा अविश्वसनीय सा लगता है। बिल्कुल, और ये सवाल बहुत जायज है। ये शक होना स्वाभाविक है। क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है या ये बस एक आध्यात्मिक विश्वास है? नहीं, इसका आधार है। देखिए, इसे ऐसे समझिए, हमारी उंगलियों के जो सिरे होते हैं जिन्हें हम फिंगर टिप्स कहते हैं, वहां पर हजारों नर्व एंडिंग्स होती हैं। अच्छा। और ये सीधे हमारे दिमाग से जुड़ी होती हैं। तो जब हम एक खास मुद्रा में उंगलियों को मिलाते हैं तो हम शरीर में बह रही ऊर्जा, जिसे योग में प्राण कहते हैं, उसे एक नया रास्ता देते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप बगीचे में पानी के पाइप को मोड़कर पानी की दिशा बदल देते हैं। यहाँ हम ऊर्जा की दिशा बदल रहे हैं। इसे क्लोज सर्किट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ऊर्जा आमतौर पर हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है, उसे हम वापस शरीर के अंदर ही एक काम पर लगा देते हैं। मतलब ये एक तरह का बायो फीडबैक सिस्टम हुआ जिसे हम खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं। शायद एक्यूप्रेशर जैसा कुछ? हाँ, आप इसे एक बहुत ही सूक्ष्म और अंदरूनी एक्यूप्रेशर कह सकते हैं। बस फर्क ये है कि एक्यूप्रेशर में दबाव बाहर से दिया जाता है, जबकि मुद्रा में शरीर खुद अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करता है। ये शरीर को बाहर से ठीक करने के बजाय अंदर से ठीक होने का सिग्नल देना है ना? ठीक है, ये 5 तत्वों वाली बात और नर्व एंडिंग्स का कनेक्शन, ये तो समझ में आता है। लेकिन हमारे जो स्रोत हैं वो इससे सीधे सीधे सांस की तकलीफों से जोड़ते हैं। उसमें एक ब्रोंकियल मुद्रा का जिक्र बार बार आया है। नाम से तो लगता है इसका सीधा फेफड़ों से ही कोई लेना देना है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसका नाम ब्रोंकी पर रखा गया है, जो हमारे फेफड़ों में हवा ले जाने वाली नलियां होती हैं। ये मुद्रा खास तौर पर उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या आमतौर पर भी सांस लेने में दिक्कत होती है। ये उन वायु मार्गों को खोलने और शांत करने का काम करती है। इसे करने का तरीका क्या है? क्या इसे कोई भी कर सकता है? हाँ, ये बहुत आसान है और इसे कोई भी कर सकता है। आप आराम से कहीं भी बैठ जाएं, जमीन पर या कुर्सी पर। बस इतना ध्यान रहे कि रीढ़ की हड्डी सीधी हो। अब ध्यान से सुनिए।
सबसे छोटी उंगली को अंगूठे की जड़ में, मतलब बिल्कुल निचले हिस्से में लगाइए। ठीक है। इसके बाद रिंग फिंगर को अंगूठे के ऊपरी जोड़ पर रखिए और फिर बीच वाली उंगली को अंगूठे के बिल्कुल सिरे पर, यानी टिप पर। इस पूरे समय आपकी पहली उंगली, मतलब तर्जनी, वो सीधी रहेगी और ये दोनों हाथों से एक साथ करना है। सुनने में थोड़ा उलझावा लग रहा है, पर शायद करते हुए आसान हो। हाँ, 1-2 बार करने पर आदत हो जाती है। और इसे कितनी देर करना होता है? शुरुआत में आप रोज 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं। जब आदत पड़ जाए तो इसे 15 मिनट तक ले जा सकते हैं। निरंतरता ज्यादा जरूरी है, मतलब रोज 5 मिनट करना हफ्ते में एक बार आधा घंटा करने से कहीं बेहतर है। और इसका असर क्या होता है? मेरा मतलब है, जब कोई ये मुद्रा कर रहा हो तो उसे क्या महसूस करना चाहिए? सबसे पहला और सीधा असर मन पर पड़ता है। सांस अपने आप गहरी और शांत होने लगती है। होता यह है कि जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा डायफ्राम, जो सांस लेने वाली मुख्य मांसपेशी है, हाँ। वो सिकुड़ जाता है। ये मुद्रा उसे आराम देती है, जिससे फेफड़ों को पूरी तरह से हवा भरने की जगह मिल जाती है। मैंने कई लोगों को देखा है जो किसी बड़ी मीटिंग या किसी मुश्किल बातचीत से पहले चुपचाप 2 मिनट के लिए अपनी डेस्क पर ही ये मुद्रा करते हैं। अच्छा। हाँ, ये उनके लिए एक तरह का मेंटल रीसेट बटन बन जाता है। ये तो बहुत ही काम की बात है। लेकिन ये तो हुई सामान्य सांस की तकलीफ की बात। अगर किसी को अस्थमा का एक गंभीर दौरा पड़ जाए, तब क्या? क्या उस आपातकालीन स्थिति के लिए भी कुछ है? हाँ, उस खास स्थिति के लिए एक अलग मुद्रा का जिक्र है, जिसे अस्थमा मुद्रा कहते हैं। ये ब्रोंकियल मुद्रा से थोड़ी अलग है और करने में और भी आसान है। इसमें आपको बस अपने दोनों हाथों की बीच वाली उंगलियों के नाखूनों को आपस में दबाना है। सिर्फ नाखूनों को? जी हाँ, सिर्फ नाखूनों को, और बाकी सारी उंगलियां सीधी रहेंगी। ये तो बहुत ही अनोखा है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है? क्या दौरा पड़ते ही इसे करना शुरू कर दें? देखिए, हमारे स्रोतों में इसका एक पूरा प्रोटोकॉल बताया गया है। अगर अस्थमा का दौरा तीव्र है तो सलाह यह है कि पहले 4 से 6 मिनट तक ब्रोंकियल मुद्रा करें। पहले ब्रोंकियल मुद्रा। हाँ, उससे वायुमार्ग खुलना शुरू होते हैं। उसके बाद जब तक सांस धीरे धीरे सामान्य न हो जाए तब तक अस्थमा मुद्रा का अभ्यास करें। और अगर कोई इसे लंबे समय के इलाज के तौर पर अपनाना चाहता है तो दोनों मुद्राओं को दिन में 5 बार 5-5 मिनट के लिए करने को कहा गया है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, और मुझे लगता है कि इस पर जोर देना बहुत बहुत जरूरी है। ये कोई जादू की गोली नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। और ये बात तो गांठ बांध लेनी चाहिए। ये मुद्राएं एक सहायक चिकित्सा हैं, ये मुख्य इलाज का विकल्प नहीं है। सही बात है। अगर किसी को सांस की गंभीर बीमारी है या अस्थमा का तीव्र दौरा पड़ा है तो डॉक्टर की मदद लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये मुद्राएं आपके मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ मिलकर काम करती हैं, उसकी जगह नहीं लेती। बिल्कुल ठीक है। तो ये पारंपरिक ज्ञान है जो सदियों से चला आ रहा है, पर आज के जमाने में क्या इसका कोई वैज्ञानिक सबूत भी है? क्योंकि बिना किसी प्रमाण के बहुत से लोगों के लिए इस पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। देखिए, इन खास मुद्राओं पर बड़े क्लिनिकल ट्रायल मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन पर रिसर्च करना जटिल होता है। लेकिन हमारे पास एक केस स्टडी है जो सिद्ध चिकित्सा के क्षेत्र से आती है और वो हमें कुछ दिलचस्प संकेत देती है। ये स्टडी ब्रोंकियल अस्थमा से पीड़ित 39 साल के एक आईटी प्रोफेशनल पर की गई थी। आईटी प्रोफेशनल मतलब वही तनाव और लंबे समय तक बैठे रहने वाली जिंदगी। बिल्कुल। तो उस स्टडी में क्या हुआ? हाँ, बताइए। उस व्यक्ति का इलाज 3 महीने तक सिद्ध दवाओं के साथ साथ योग और प्राणायाम से किया गया और जो नतीजे आए वो काफी चौंकाने वाले थे। अच्छा। हाँ, स्टडी के मुताबिक मरीज की हालत में एक बड़ा सुधार देखा गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जो सल्बुटामोल पफ होता है ना, हाँ, जो अस्थमा के मरीज अक्सर इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल, उसका उपयोग 80% तक कम हो गया। 80%। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन एक मिनट, उस स्टडी में तो योगा और प्राणायाम भी शामिल थे, सिर्फ मुद्राएं तो नहीं थी। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये असर मुद्राओं का ही था? हो सकता है सारा फायदा सिर्फ सांस लेने के व्यायाम यानी प्राणायाम से हुआ हो? ये बहुत ही सटीक सवाल है और इसका जवाब है हम नहीं कह सकते। अच्छा। हम ये दावा बिल्कुल नहीं कर सकते कि ये 80% सुधार सिर्फ मुद्राओं से हुआ। लेकिन ये स्टडी एक बड़े सिद्धांत की ओर इशारा करती है। चाहे वो भुजंगासन और धनुरासन जैसे आसन हो या प्राणायाम हो या फिर हस्त मुद्राएं, इन सबका मूल सिद्धांत एक ही है। क्या है वो? सांस, शरीर की गति और चेतना के बीच एक तालमेल बिठाना। ये सभी एक ही पहेली के अलग अलग टुकड़े हैं, आप कह सकते हैं। ये स्टडी ये साबित करती है कि जब हम सचेत रूप से अपने शरीर की प्रक्रियाओं में दखल देते हैं तो हम वाकई में
अविश्वसनीय परिणाम पा सकते हैं। मतलब ये एक समग्र दृष्टिकोण है। आप शरीर के एक हिस्से को बाकी हिस्सों से अलग करके नहीं देख सकती, सब कुछ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। ये शरीर को एक मशीन की तरह नहीं बल्कि एक बगीचे की तरह देखने जैसा है। वाह, क्या बात है। आप सिर्फ एक मुरझाए हुए फूल पर पानी नहीं डालते, आप पूरी जमीन को पोषण देते हैं। ये मुद्राएं वही काम करती हैं, वे पूरे सिस्टम को संतुलित करती हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई इसे आजमाना चाहता है, जी, तो बिल्कुल सीधी सादी भाषा में उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, कुछ ठोस दिशा निर्देश। जरूर। 3-4 बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं। पहली, समय। जैसा मैंने कहा, 5-10 मिनट से शुरू करें। जरूरी यह है कि रोज करें। दूसरी बात, जगह। कोशिश करें कि किसी शांत और हवादार जगह पर बैठें। बालकनी, कोई पार्क या कोई शांत कमरा जहां ताजी हवा आती हो। इससे ध्यान भी लगेगा। हाँ, और फेफड़ों को भी फायदा होगा। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, सावधानियां। हाँ, ये जानना तो बहुत ही जरूरी है कि किन्हें ये नहीं करना चाहिए। अगर आपके हाथ या उंगलियों में हाल ही में कोई चोट लगी है तो इसे ना करें। अगर किसी को गठिया की ज्यादा तकलीफ है तो वे बहुत धीरे धीरे और सावधानी से करें या किसी योग विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही करें। और जैसा हमने पहले भी कहा, और मैं फिर दोहराना चाहूंगा, ये डॉक्टर के इलाज का विकल्प नहीं है, सिर्फ एक मददगार अभ्यास है। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे हाथों में सिर्फ लकीरें ही नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य की एक चाबी भी छिपी हुई है। ये साधारण से दिखने वाले इशारे एक बहुत गहरी और जटिल प्रणाली का हिस्सा हैं जो हमारे शरीर के तत्वों, ऊर्जा और तंत्रिका तंत्र को एक साथ जोड़ते हैं। बिल्कुल। आज का मुख्य सार ये है कि ये मुद्राएं सिर्फ हाथ का व्यायाम नहीं है, ये शरीर के अंदरूनी संवाद का एक तरीका है। हम अपनी उंगलियों से शरीर के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को एक तरह से रीरूट कर रहे हैं ताकि तनाव के समय जो ऊर्जा बिखर जाती है वो सांस को संभालने और शरीर को शांत करने में लग सके। ये एक शक्तिशाली संकेत है जो हम अपने सिस्टम को भेजते हैं, सब ठीक है, आराम करो और खुद को ठीक करो। जाते जाते एक दिमाग घुमा देने वाली बात बताती हूँ। बताइए। हमारे एक स्रोत में 2009 की एक स्टडी का जिक्र है जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका में छपी थी। उस रिसर्च ने ये दिखाया कि जब हम हाथ से इशारे करते हैं तो हमारे दिमाग के वो ही हिस्से सक्रिय होते हैं जो भाषा को प्रोसेस करते हैं। अरे वाह, ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। मतलब हाथ के इशारे और भाषा, उनका एक ही जगह से कंट्रोल होना, है ना? और ये एक बहुत देना सवाल खड़ा करता है। अगर एक साधारण इशारा हमारे दिमाग के भाषा केंद्र को जगा सकता है, तो जब हम इन सदियों पुरानी सोची समझी मुद्राओं का अभ्यास करते हैं, तो हम अपने शरीर के साथ कौन सी खामोश बातचीत कर रहे होते हैं। सांस और स्पर्श की इस भाषा के जरिए हमारा शरीर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। इस सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।